हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 1 पे आ गए। अपने पहला लेक्चर है लेक्चर 0 यानी कि इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि कैसे आपको शुरू करना है। आपको पूरे पहले वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और साथ ही साथ हम थोड़ा सा क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, बट थोड़ा सा हट के लाएंगे इससे अपने थ्योरी से, क्योंकि थोड़ा सा वेटेज कम रहता है न्यूमेरिकल्स का। तो हम चैप्टर 1 देखेंगे अभी। चैप्टर 1 का नाम है आपके फोर्स। ओके, तो हम स्लैश वाइज पूरा देखने वाले हैं अच्छे से। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है कि मान लो कोई चीज़ रखी हुई है और हमने उसको धक्का दिया तो जैसे बॉल है एक, ठीक है, कहीं भी पाइवोटेड नहीं है वो, मान लो। तो हमने धक्का दिया, सिंपली वो चीज़ चली गई कहीं। मैं देखता हूँ कुछ अगर आपके लिए मिल जाता है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं डाल दूँगा एग्जांपल में स्क्रीन के पीछे। तो वो जैसे बॉल है फ्रीली, तो अपन ने ऐसा धक्का दिया, बॉल सपोज बॉल यहाँ रखी हुई है, अपन ने धक्का दिया तो बॉल मूव कर गई, है ना। तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगी और बॉल जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स किया, जिस डायरेक्शन में हमने उसको पुश किया। तो ये होता है अपना लीनियर और या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब एक दूसरा केस आ जाता है जिसमें क्या होता है कि बॉडी पाइवोटेड रहती है, मतलब झुकी हुई रहती है। मान लो पीछे ये दीवार है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक तस्वीर पाइवोट कर दूँ, ऐसे पाइवोट करूँ कि मतलब वो अगर हम इसे फोर्स लगाएं तो वो घूम भी सके पाइवोटेड पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो क्या होगा? तो हाँ, ऐसा तो होगा नहीं कि हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं सीधा लीनियर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लीनियर से लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्स, तो अपना मूवमेंट जीरो होगा। तो हमें कुछ ऐसी पोजीशन में फोर्स लगाना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, पाइवोटेड ऑब्जेक्ट, वो मूव कर जाए वो। तो उस मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पुराने ज़माने की अगर आपने वो देखी हो चक्की जिससे पीसते थे, कबीर का दुआ है इसके बारे में, वही चक्की अगर हम वो देखें वो ऐसे ऐसे चलती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती। तो वो पाइवोटेड है बीच में से, वो अगर हम उसे धक्का देंगे नीचे से तो मूव नहीं करेगी, तो हम उसको ऐसे घुमाते थे, ठीक है। तो वो बीच में पाइवोट थी, ठीक है, उसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये फ़ोन यहाँ पर रख दिया आपके सामने, ठीक है, इसको ऐसा धक्का दिया तो ये मूव हो गया, क्योंकि पाइवोटेड नहीं है, ठीक है। ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहीं पे फ़ोन है, ये पाइवोटेड है, ठीक है, यहाँ पे ढका हुआ है फ़ोन। अब अगर हम इसमें ऐसे धक्का दें तो ये मूव यहाँ से या यहाँ से धक्का दें, मूव नहीं करेगा, लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा, पाइवोटेड है। क्योंकि सपोज ये पाइवोटेड है, अगर हम इसे कैसे घुमाएं, ठीक है, तो ये घूम रहा है, इसी को रोटेशनल मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन की एक और खासियत समझ लीजिए आप, ये मान लो हम ये पूरा फ़ोन है, ठीक है, अपना ये फ़ोन है, मान लो सपोज यहाँ पे पाइवोटेड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पाइवोटेड है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत ताकत लेगा या फिर मूव ही नहीं करेगा अराउंड इसके। तो हम क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम रखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हैं जहाँ से हम फोर्स लगाएंगे। उससे क्या होता है, पावर कम लगती है। जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट उतना कम फोर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पाइवोट कर दिए फ़ोन को और यहाँ धक्का लगाए, यहाँ पर, यहाँ जी मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम, यहाँ पे धक्का लगाया तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और ये धक्का अगर हम यहाँ से लगाएं, यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। मे भी मूव कर लें, मैं काफ़ी पावरफुल हूँ, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, लेकिन ठीक है। तो ऐसा कुछ है हमारा रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। तो रोटेशनल मोशन काय पे डिपेंड करता है? रोटेशनल मोशन डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना है पाइवोटेड पॉइंट से। पाइवोटेड पॉइंट मतलब जो झुका हुआ पॉइंट है, ठीक है। होप की समझ में आ रहा है आपको?
लीनियर मोशन क्या था अपना, लीनियर मोशन क्या था कि फ्रीली कोई चीज़ रखी हुई है और हमने उसको धक्का दे दिया तो वो चली गई, वो जिस डायरेक्शन धक्का दिया वहीं जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे और इसी को अपन लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। मान लो ये पाइवोटेड पॉइंट है नीचे है, ठीक है, ये पाइवोटेड पॉइंट है यहाँ ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, इसको कहेंगे पाइवोटेड पॉइंट की सीध में जो डिस्टेंस होगा ना उसको कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स, और कुछ नहीं है लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है होप आपको। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका टॉर्क। ठीक है, किताबी भाषा में लिखा होगा कि टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है ना, उस उन दोनों का प्रोडक्ट, ये किताबी भाषा है। अब मैं आपको बताऊंगा असली भाषा क्या है, तो टॉर्क क्या होता है भैया, हमने देखा रोटेशनल मोशन में क्या था कि मतलब पाइवोटेड है एक चीज़ एक जगह से, ठीक है, हमने उस पर फोर्स लगाया, लाइन ऑफ एक्शन ज़्यादा रखनी है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो चीज़ कम फोर्स में मूव करेगी, ठीक है, और कन्वीनियंट होगा थोड़ा सा उसको मूव करना। अब क्या था मानो वो टॉर्क, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला तो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं सही उस पर सही जगह, ठीक है, गलत जगह लगा देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नो मूवमेंट। लेकिन जब हम लाइन ऑफ फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ फोर्स लगा रहे हैं इसी को कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस दोनों को ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना और परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही है, ठीक है भैया, वही है। मैंने कहा ये किताबी भाषा है, तो किताबी भाषा आपको समझ में आई कि नहीं, कि इन दोनों के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और जो अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट है अपना मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो भैया अब है ही ये, तो हम क्या कर दें, किताबी भाषा ही में है ये, और कैसे समझ लें इसको, सिंपल मैंने कर ही दिया आपके लिए। ठीक है, तो क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, सही पकड़े हैं, और इसकी डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, है ना, लेंथ की। ठीक है, तो अपनी एसआई यूनिट क्या बनी, दोनों का प्रोडक्ट मतलब न्यूटन मीटर, और आपके सिलेबस में दी है कि सीजीएस यूनिट भी प्रिपेयर करनी है आपको, तो सीजीएस यूनिट इसकी होगी न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डायन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, तो एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, एक न्यूटन में होते हैं 10⁵ डायन, ठीक है, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर भैया। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10⁷ न्यूटन, सॉरी डायन सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी सीजीएस यूनिट, और केजीएफ यूनिट आपकी सिलेबस में नहीं है, हम सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाते हैं एकदम सही जो भी आएगा आपके पेपर में। तो ठीक है, तो ये हो गई आपकी सीजीएस और आपकी एसआई यूनिट्स। तो भैया दो तरीके के और होते हैं मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशनल जो मोशन हो रहा है अपने जो दो फैक्टर्स हैं बताए पहले उनके अकॉर्डिंग, तो फिर भैया अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है चीज़ ऐसे 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 तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रही है ना, अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसका आउटकम एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखिए इतने छोटे से हैं, इनमें था ही क्या पता ही नहीं, कितनी छोटी सी। अब आपकी किताब में दे रखे हैं कुछ एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ फोर्स की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वो। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल आपका गेट वाला देखें, डोर वाला। ठीक है, मेरे अगल बगल पीछे आगे कहीं भी एक क्लिप चल रही होगी जिसमें मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। ठीक है,
अगर मैं दरवाजे का हैंडल क्या होता है एक्चुअली, हैंडल होता है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्यों नहीं होता, ये तो भैया मैकेनिक वाली बात है। लास्ट, सबसे लास्ट में बिल्कुल चिपक के नहीं होता, क्योंकि फिर हमारा जो हैंडल ठुकेगा, है ना, तो कमजोरी से ठुकेगा, है ना, तो थोड़ा सा बगल में ठोकते हैं, बिल्कुल बगल में, है ना, लास्ट के बिल्कुल बगल में ठोकते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और थोड़ा सा पावर मिले उसको। वो सब मैकेनिक चीज़ें हैं। तो हम बिल्कुल सबसे डिस्टेंस जो रहता है ना हिंजेस से, हिंजेस क्या होते हैं जिन पर गेट ठोका रहता है, गेट पकड़ा रहता है, उनसे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना होता है हैंडल, ताकि हमें फोर्स कम लगे, कन्वीनियंटली खुल जाए दरवाज़ा। हमने जैसा शुरू में देखा था, पढ़ा था, ठीक है भैया। और वो चक्की का एग्जाम्पल भी दिया है भैया आपकी, कबीर वाली चक्की। क्या था यार, दो याद नहीं आ रहा यार। जहाँ से तो चाकी बली पीस खाए सब संसार, ऐसे कुछ था यार, लैंड में तो याद आ रहा है। आप लोगों ने ताज़ा ताज़ा पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, देखो अब याद नहीं हो मुझे हिंदी का तो कुछ, ठीक है। तो आखिरी में होता है उसका हैंडल घुमाने वाला, बढ़िया घुमाओ मस्त, आटा पीसो, मज़े आएंगे, ठीक है। तो वो आखिरी में होता है क्योंकि हमको क्या बढ़ाना है, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस बढ़ाना है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो है हमारे एग्जाम्पल्स का, कुछ एग्जाम्पल होंगे एक दो, वो आप पढ़ो, है ना, होमवर्क है जी आपका। हाँ, स्टीयरिंग का एग्जाम्पल, वो तो मैं भूल ही गया था यार। स्टीयरिंग घुमाओ बढ़िया है। अगर हम स्टीयरिंग बगल में पकड़ते हैं ना, जो मान लो बीच में बोला जाता है ना गोल गोल, जहाँ से ठुकी रहती है स्टीयरिंग, है ना, फुलक्रम पॉइंट, तो अगर हम उसको ऐसे घुमा पकड़ के घुमाएं तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा भैया। लेकिन जब उसको हम अड़िए थोड़े से डिस्टेंस पे रखते, है ना, उसका जो गोला सर्कल वो बढ़िया घुमाते, तो क्या फोर्स कम लगता है, कन्वीनियंटली सब हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, अब भैया आती है हम लोगों की कपल की बारी। वो वाला नहीं भैया जो आपको चलता है, हाँ? मेरा भी चलता था। हाँ यार, सही समझे। वैसे ये बताओ चश्मा कैसा लगा, चश्मा उतार के अपन थोड़े से, चश्मा लगा कैसा लगा, कमेंट में बताओ यार, हाँ। गिव अवे कर देंगे इसी चश्मे का अपन, इसी का कर, इसका नहीं करेंगे यार, यूज नए चश्मे करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को प्लीज़, ठीक है भैया। कपल आपकी वाली बात आ गई, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो क्या होता है कपल में, अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही फोर्स अपन लोगों का रोटेशन कॉज कर रहा था, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था प्रोड्यूस। लेकिन आप गलत थे। वहाँ एक फोर्स नहीं लग रहा था, वहाँ लग रहे थे दो फोर्स। एक हम लगा रहे थे और एक जो पाइवोटेड पॉइंट है ना, हिंज है, वो लगा रहा था रिएक्शन फोर्स। हम यहाँ से फोर्स लगा रहे थे, वो वहाँ से रिएक्शन फोर्स लगा रहा था। तो कुल मिला के वहाँ भी दो फोर्स लग रहे थे। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि दो फोर्स के बिना कम से कम दो फोर्स तो होनी चाहिए, जब भी रोटेशन हमारा संभव है, बोले तो पॉसिबल है, ठीक है। तो आपकी किताब में दे रखा है नल का एग्जाम्पल, नल, वो हाँ खुलने वाला नल, ठीक है। वैसे रामायण में भी थे, रामायण देखा क्या आपने, नल नील, हैं? अरे यार देखा करो, बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है, ठीक है। आजकल तो सब मॉडर्न लोग बाग सब देखने लगे हैं यार, मैंने दो दो तीन तीन बार देख रखी है, हैं? तो क्या है, जब अपन नल खोलते हैं, ठीक है, तो अपन कुल मिला के दो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ एक एक अंगूठे का लगा देते, ठीक है। अब तो वो वाले आ गए हैं, अच्छे ऐसे खोल दिया, हमारे घर पे वही है। लेकिन पहले वो नल आते थे एक ना, कि दो फोर्स लगाते थे, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे ऐसे घुमाते थे, ठीक है। तो फोर्स तो लगा रहे हैं हम दो दो या दो से ज़्यादा फोर्स, ठीक है। और क्या करते हैं अपन, दो से ज़्यादा फोर्स लगाए अपन ने ऐसे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जीरो हो जाएगा मोमेंट, ठीक है भैया। तो अपन ने क्या किया, दोनों फोर्स सेम, देखो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, दोनों फोर्स। तो ये करेंगे मूवमेंट कॉज, और इन फोर्सेस को हम कहेंगे कपल, ठीक है। तो ये सब खेल है हमारा। और ये नल होता मेरे पास एक, डाल दूंगा मैं आगे पीछे कहीं भी नल डालूंगा, नल पक्के में, ठीक है। तो नल की जो डंडी रहती है, ठीक है,
चलो आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। डेरिवेशन है भैया यहाँ पे, और डेरिवेशन से बिल्कुल डरना नहीं, भागना नहीं, बहुत सिंपल होते हैं डेरिवेशन। नंबर उठाने के सबसे सिंपल तरीके हैं। डेरिवेशन तो मैं रटवा दूंगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए नल को। मैं देख दूसरा एग्जाम्पल ले लो, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले, ठीक है। मान लो 1 मीटर, सॉरी भैया गिर गया यार, मैं अपनी किस्मत में यही है, 10 बार तो गिरती है फ़ोन दिन में यार, ठीक है। तो मान लो ये क्या है अपना, ये यहाँ से पाइवोटेड है, ठीक है, यहाँ से पाइवोटेड है, और इसको हमें गोल गोल घुमाना है, ठीक है। तो फिर ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ फोर्स। अब वो चक्कर कृष्ण जी वाला वो अपने आप घूमता था, उसमें भी कुछ नेचर होगा भैया कुछ तो, ठीक है। तो ऐसा हमें घुमाना है इसको, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, और हमने क्या पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोले दो, तो ठीक है। तो हम यहाँ से मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन का, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा अपना, फोर्स इंटू दोनों का डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ही हो जाएगा। उस डिस्टेंस को डी मान लो, उसको क्या क्या कहते हैं, कपल आर्म। उस पूरे इतने से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहेंगे अपन कपल आर्म, ठीक है। तो अपन उस फोर्स को क्या कहते थे, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, उसको कहते थे कपल। अब क्या है कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कपल क्या चीज़ है, जो हमने डिस्कस किया अभी, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो कॉमन आ गया था, और एक डी वैल्यू निकल के आई थी, मैंने कहा था लेट कर लो डी, दोनों को डिस्टेंस को एडिशन है ना, तो इतना और इतना ये पूरा डिस्टेंस हो गया डी, है ना। तो फोर्स इंटू डी मतलब कपल आर्म, फोर्स इंटू कपल आर्म, यही है मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ाएं, एक सेकंड यार। कितने स्मार्ट हो सर जी। अब भैया एक बहुत ही अच्छी चीज़ पे आ गए, इक्विलिब्रियम। आपको आगे भी ये टर्म सुनने को मिलेगा, भले ही आप साइंस से कंटिन्यू करते हैं या कहीं किसी और फील्ड में जाते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा टर्म है जो हर जगह इस्तेमाल होता है भैया, साइंस वाला नहीं, थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन अभी हम साइंस वाला देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, एक हमारी बॉडी है, ये है मान लो, ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल ले लें भैया, यही है अभी हाथों में, अगल बगल में कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन है, ठीक है ना। अब ये स्टेबल क्यों है यहाँ पे रखा, क्योंकि इसका जो वजन है, ठीक है, इसका जो वजन है और जो मेरा हाथ है ना, जो इस प्रेशर लगा रहा है, ठीक, फोर्स लगा रहा है, सॉरी, वो इक्वल है। इसका जो वेट है और जो मेरा हाथ लगा रहा है उस पर पावर, वो दोनों बराबर हैं, इसलिए बैलेंस कर गया, ठीक है। और ये हो गया रेस्ट में। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है, तुम बताओ। अरे तुमने पढ़ा नहीं है यार, मैं ही बता, अपन बता, ठीक है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, है ना, डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कुछ समझ में आया? आया आया आया, सही से बताना, आया नहीं आया? ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि वो एक बॉडी है, उस बॉडी पे बहुत इमेजिन एक बॉडी है, डेड बॉडी नहीं, बॉडी, ठीक है, एक बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो फोर्स उन सब का सम जीरो है, उन सब का एल्जेब्रिक सम अगर जीरो है तो बॉडी है इक्विलिब्रियम में। क्लास कोई भी टीचर पूछे बता देना यही, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो व्हेन, ठीक है, द बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम, या फिर इन अदर वर्ड्स व्हेन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेज डज नॉट चेंज इट द फेस ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी, द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लो
ये बॉडी रेस्ट में है, दोनों के अलजेब्रिक सम जीरो हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों की मैग्नीट्यूड कितने थे सेम, जब भी तो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो वो जीरो हो गए, तो बॉडी रेस्ट में ही है। ठीक है, तो इस पर फोर्सेस भी लग रहे हैं, प्री रेस्ट में, तो ये हो गए। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस, अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगेगा। अगर मोशन में जा रही है इस पर भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इस पर अगर मोशन ऐसे 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 तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना। और ये ऊपर बैकग्राउंड फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। मोबाइल के ब्रांड पर ध्यान नहीं दीजिए भैया, यहाँ पढ़ाई पे। ठीक है, अपने पास दूसरा है। ठीक है, तो मूव कर रही है, फिर भी इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सब का जो सम हो जाए वो जीरो हो जाए, कैंसिल करते हैं आपस में। और ये बॉडी एक फोर्स रहे, और ये बॉडी ना मोशन में ही रहे, कुछ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो वो क्या इक्विलिब्रियम होगा, वो भी डायनेमिक वाला। इस स्पीड अगर मोशन में है तो डायनेमिक, वैसे स्टैटिक है। 945351 लॉक। ठीक है, ले जाइए भैया। ठीक है, तो कंडीशन अपनी दो दे रखी हैं, तो वो है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, जैसे मैंने बताया। ठीक है, एल्जेब्रिक सम है ना, रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम, ठीक है, दोनों जीरो हो बस, इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है? क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, नहीं मूवमेंट, सॉरी। ठीक है, ओके। जब भी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, जब तो ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लो इक्विलिब्रियम, एक बॉडी, एक स्टीयरिंग का एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक स्टीयरिंग का एग्जांपल, एक साइड से हम यहाँ लगा रहे, एक साइड से यहाँ लगा रहे। ठीक है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हाँ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। स्टीयरिंग एक ही है, यहाँ ऐसे फोर्स लगा रहे दोनों, हिलेगी तो नहीं, ऐसे नहीं हिलेगी, ऐसे लगा रहे फोर्स, तो दम लगा दी पूरी, नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये अपोजिट लाइन में है। दोनों फोर्सों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, है ना। ये अपने क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों इक्वल थे, है ना, और दोनों एक ही साइड, एक ही अलग अलग डायरेक्शन में लगे। मैंने पहले ही कहा था, जब कपल होगा ना, मूवमेंट ऑफ कपल, तो दोनों को एक डायरेक्शन में होना पड़ेगा, है ना, ऐसे एक डायरेक्शन में, ये होगा क्लॉकवाइज। लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बॉडी ना इक्विलिब्रियम में रहेगी, मूव नहीं करेगी, वहीं की वहीं स्थिर स्थिर। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कुछ नहीं है भैया, एक मीटर रूल लिया, उसको लटकाया थ्रेड से, जान थ्रेड से क्या लटकाने का, जोर से लटका दो, रस्सी रस्सा मोटे से, बड़ा सा इसके लो हाथी है। नहीं यार, कैसे लाएंगे, इतना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, थ्रेड से लटका दिया, एक साइड एक वेट लटकाए, एक साइड दूसरा, दोनों को एडजस्ट करें कि बैलेंस में आ गया स्केल। ठीक है, बैलेंस में आया तो इसका मतलब क्या कि दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे। मान लो ये है, ठीक है, स्केल मीटर रूल। ठीक है, यहाँ से एक वेट लटका है, यहाँ से एक वेट लटका है। ठीक है, ये साइड को मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, दूसरा वेट इस साइड को। ठीक है, हम दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो स्थिर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, स्केल मीटर रूल, ये जैसे स्थिर हो गया भैया, तो इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब ऐसा जा रहा था ना, वेट वन, जो वेट वन होगा, जो वेट वो इस साइड मूव करने की कोशिश कर रहा था, इस साइड, तो स्केल बराबर। ठीक है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है वो जो मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, और यही है अपना प्रिंसिपल मूवमेंट्स। ठीक है, क्लियर। अब आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? यही है अपना सोर्स एग्जाम्पल का। ठीक है, इससे लेते हैं, तो क्या होता है कि ये है फ़ोन। ठीक है, अब इस मान लो कि ये एक वेट से नहीं बना, वेट ये उसका वेट है। आपको पता है कि जो वेट होता है उसका वो उतनी ग्रेविटी लगाती है, तो ठीक है, वो सब चलो ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो ये बहुत सारे वेट से मिलकर बना है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, सबका अलग अलग अपना अपना वेट है, तो अलग अलग वेट लग रहा है, ऐसे ऐसे वेट सबके वेट है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स का वेट, कि एक काम करो, चलो दूसरे एग्जाम्पल से ले लो। मान लो ये फ़ोन है,
ठीक है। इसमें इसके सारे पार्टिकल्स के वेट अलग अलग लग रहे हैं। इमेजिन करो, इमेजिन 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 इसमें बहुत सारे वेट, बहुत सारे पॉइंट हैं, सबके वेट लाइन 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 इमेजिन करो, सबसे नीचे लाइन निकल रही है अपने वेट के लिए। ठीक है, तो सारे वेट है। अब इन सबका एडिशन कर दिया जाए मान लो, तो एक ऐसी जगह होती है हर ऑब्जेक्ट में, हर बॉडी में, नॉट डेड बॉडी, नॉट डेड बॉडी, डेड बॉडी में भी होती है भैया। तो ठीक है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इन सारे वेट्स का सम एक ही पॉइंट पे लगता है, एक ही पॉइंट पे उतना ही वेट लगता है। वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जी, जिसकी वैल्यू होती है जी। बढ़िया सा एग्जांपल दे रखा आपकी किताब में, पीछे आगे यहीं कहीं डल दूंगा, देख लीजिए भैया, देख लेना। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जैसे मैं बैलेंस कर दूँ इसको, यहाँ जो बैलेंस हो जाए वो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। चलो छोड़ो, गिर जाएगा, 12 गिराते ही रहता हूँ, पता है, आदत होगी इसको गिरने की। ठीक है, एक्चुअली ये किसी और का है, मेरा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बहुत गिराता है इस फ़ोन को, हालत ख़राब है इसकी, मैं इसका टच गार्ड बहुत बार बदलवा दिया। ठीक है, तो ये बैलेंस तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रयास करेंगे, अंगूठे बैलेंस करें। ठीक है, हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका। ठीक है, यहीं पे सारा वेट इसका एक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पर सारे जो पार्टिकल्स हैं, अगर इनका जो वेट है, इन सब का जो समय है वो इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। उस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका डिपेंड करता है कि आपका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस शेप साइज़ की बॉडी है। ठीक है, सब पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। और कई बार बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो बाहर भी होता है, जैसे आप एक होलो वो ले लो, एक होलो स्पेयर, तो उसका सेंटर में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप एक रिंग ले लो, रिंग, तो उसका उसके सेंटर में होगा, वहाँ पे मास प्रेजेंट नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे है। अगर आप पूरे में थ्रेड बांध दें और ऐसे बैलेंस करें बीच में से, तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा, वरना वैसे बैलेंस नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका, और देख लेंगे पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हो गया। कुछ आपके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ नहीं है। रॉड, रॉड के क्या होगा, बीच में होगा। सर्कुलर डिस्क है ना, सेंटर में होगा। ऐसे पढ़ ली होगी, एक डायग्राम दिए हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। हाँ, एक डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लेमिना। एक इरेगुलर लेमिना है, उसके जो एजेस हैं उन पर, एजेस मतलब लास्ट में जो एंड पॉइंट्स होते हैं, उनके आसपास छेद कर दिए, सबको सबको लटका दिया, पाइवुड कर दिया, ठोक दिया टप। ठीक है, सबको ठोक दिया और सबको लटका दिया, और जो भी उस सीध में जो जहाँ से भी लटका है उसके नीचे जस्ट सीध में लाइन खींच दी, और 3 पॉइंट मान लो छेद थे उसमें, तीनों की लाइन सीधे मिला ली और एक पॉइंट पे मैच कर गई, तीनों की लाइन इंटरसेक्ट कर गई, वही पॉइंट है आपका जी। सिंपल है, समझ रहे ना, समझ रहे, समझ रहे। सपोज एक बॉडी है, गोल 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 गोल, इट इज़ रोटेटिंग सर्कुलर। ठीक है, इट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, its suppose is speed is same throughout the motion, so it is having uniform speed, but उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कब चेंज होता है, जब डायरेक्शन बदलता है। वेलोसिटी जब वेरिएबल हो जाता है तो एक्सेलरेशन होता है। नहीं तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होता। वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, वेरिएबल ही होती है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होता है, और सिर्फ ये इसका मैग्नीट्यूड आगे पीछे होने से नहीं, डायरेक्शन से भी डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, क्योंकि ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये मान लो गोला है, गोला पर टेंजेंट खींचते हैं, जहाँ भी जो वो ऑब्जेक्ट खड़ा है वहाँ की टेंजेंट खींचते हैं, तो वही हो गया उसका डायरेक्शन। ठीक है,
सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों नेक्स्ट वीडियो में अलग से बना दे, थोड़ी सी एग्जांपल डाल देंगे इसमें, अच्छी सी मस्त एक इलस्ट्रेशन बना के ऐसे कर देंगे, ठीक है। बाय। चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट चश्मा कैसा लग रहा बताना।